तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बाबू स्वपरागन का लाभ एवं स्वपरागन की हानि के बारे में समझाए थे, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाबू पार परागन के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। जी किसके बारे में जी? पार परागन के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। हालांकि हम पर परागन का डिफिनेशन बाबू पिछले वीडियो में भी समझाए थे हल्का फुल्का। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखें। चलिए बाबू ज्यादा समय न लेते हुए हम पर परागन का डिफिनेशन समझते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का डिफिनेशन समझते हैं। पर परागन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो देखो बाबू पहले हम समझ लेते हैं। देखो पर परागन को इजी तरीका से समझने के लिए सबसे पहले हम दो गो पुष्पीय पौधा का चित्र बनाए हैं। देखो एक पुष्पीय पौधा का चित्र ये है बाबू और दूसरी पुष्पीय पौधा का चित्र ये है। देखो बाबू पुष्प के इस वाले भाग को नजर आ रहा है जी, पुष्प के इस वाले भाग को हम परागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर, इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे परागकण का निर्माण होता है। छोटे छोटे परागकण का निर्माण होता है। जब ये परागकोश पूरी तरह से पक जाते हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो परागकोश से परागकण फटकर बाहर निकल जाता है। परागकोश से परागकण फटकर कहाँ निकल जाता है जी? बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलकर ये परागकण किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल जाता है, किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल जाता है। तो इस क्रिया को ही हम लोग पर परागन कहते हैं। अगर आपसे पर परागन का डिफिनेशन पूछ ले तो बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देना, कहना कि जब किसी पुष्प के परागकोश से, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग पर परागन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर बाबू अगर परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो ये पर परागन का डिफिनेशन नहीं हुआ। पर परागन के लिए बाबू पौधा चेंज हो जाती है। पौधा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग बाबू पर परागन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? देखो बाबू हम डिफिनेशन भी लिखते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अस्तिग्मा पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए अगर आपको पर परागन समझ में आ गया बाबू, तो एक पॉइंट और समझने की प्रयास करना। देखो जो हम कहने जा रहे हैं, देखो बाबू पर परागन के लिए क्या होता है, कोई जाति निर्भर नहीं करता है। किसी दूसरे जाति का परागकण दूसरे जाति के वर्तिकाग्र पर भी जा सकता है। किसी दूसरे जाति के पुष्प के परागकण किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सकता है। यानी कहे के मतलब पर परागन के लिए कोई जाति निर्भर नहीं करता है। लेकिन थोड़ा सा विचार करो बाबू, थोड़ा सा सोचो कि किसी दूसरे जाति का परागकण दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, पहुंचेगा, तो क्या वह पुष्प दूसरे जाति के पुष्प परागित होंगे जी? होंगे। भले परागकण चल जाए बाबू, लेकिन पुष्प परागित नहीं होंगे। तो देखो इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि पर परागन के लिए कोई जाति निर्भर नहीं करता है, लेकिन केवल समान जाति का पुष्प ही, केवल समान जाति के पुष्प ही परागित होता है। भले परागकण चल जाए दूसरे जाति पर बाबू, लेकिन पुष्प परागित नहीं होगा। जब तक समान पुष्प नहीं मिलेगा, समान जाति के पुष्प नहीं मिलेगा, तब तक पुष्प परागित नहीं होंगे। तो याद रखिएगा। चलिए हम पर परागन किसे कहते हैं बाबू समझ लिए। अब हम समझते हैं पर परागन का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो देखो अगर बात किया जाए पर परागन की, अगर हम प्रकार की बात किया जाए बाबू, तो पर परागन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पर परागन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला बाबू वायु परागन, जिसे हम लोग एनेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमोफिली। दूसरी बाबू जल परागन, जिसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोफिली कहते हैं। और तीसरा बाबू कीट परागन, जिसे हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोफिली कहते हैं। और तीसरा बाबू
चौथा बाबू पक्षी परागण, जिसे हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑर्निथोफिली कहते हैं। और पांचवा बाबू चमगादड़ परागण, जिसे हम क्रेप्टेरोफिली कहते हैं, क्रेप्टेरोफिली कहते हैं। और छठा बाबू घोंघा परागण, जिसे हम लोग मलाइकोफिली कहते हैं। तो पर परागण बाबू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। काहे के मतलब 6 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम छो प्रकार के हम बिल्कुल बारी बारी से इजी तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वायु परागण किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे जल परागण किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे कीट परागण किसे कहते हैं। यानी पर परागण के सभी प्रकार को हम बारी बारी से इजी तरीका से आसान भाषा में समझेंगे। समझ में आया? तो चलिए तब तक इसको नोट करिए बाबू। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे पहली प्रकार के बारे में, पर परागण का पहली प्रकार पढ़ेंगे वायु परागण के बारे में, फिर पढ़ेंगे दूसरी जल परागण के बारे में। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम पर परागण किसे कहते हैं बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लिए। तो अब हम समझेंगे पर परागण का पहला प्रकार, जिसे हम कहते हैं वायु परागण। क्या कहते हैं जी? वायु परागण यानी एनेमोफिली। अगर आपसे पूछ दे बाबू कि वायु परागण किसे कहते हैं, एनेमोफिली किसे कहते हैं, तो उसे बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता देना। उसे कहना कि किसी पुष्प का परागकण, जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़कर, किसके द्वारा उड़कर? जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। यानी कि जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़ करके, किसके द्वारा? वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग वायु परागण कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं। देखो हम बाबू डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या स्थानांतरित होता है, तो उसे हम वायु परागण या एनेमोफिली कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़कर, किसके द्वारा? वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम वायु परागण कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं। क्या आपको समझ में आया वायु परागण किसे कहते हैं? जी। तो अब हम समझते हैं बाबू वायु परागण की विशेषता, यानी कि जिस पुष्पों में वायु परागण की क्रिया होती है, जिस पौधों में वायु परागण की क्रिया होती है, उस पौधा में क्या विशेषता होती है, उस पुष्पों में क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषता होती है, उन विशेषता के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं बाबू वायु परागण की विशेषता, स्पेशलिटी ऑफ एनेमोफिली। चलिए सबसे पहला विशेषता देखते हैं। रहा है बाबू कि वायु परागित पुष्प का आकार छोटा होता है, रंगहीन होता है बाबू, और साथ ही साथ गंधहीन होता है। यानी कि वायु परागित जितने भी पुष्प होते हैं उसका आकार बिल्कुल छोटा रहेगा, रंगहीन रहेगा, यानी उसमें कोई रंग वगैरह नहीं रहेगा, और गंधहीन होता है। गंधहीन का मतलब उसमें कोई सुगंध वगैरह नहीं होते हैं। कह रहा है कि वायु परागित पुष्पों का आकार छोटा होता है, रंगहीन होते हैं, एवं साथ साथ कैसे होते हैं जी? गंधहीन होते हैं। समझ में आया? ये पहली विशेषता है बाबू, यानी वायु परागित पुष्पों का आकार छोटा, रंगहीन एवं कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं। चलिए समझ में आया? चलिए अब हम समझते हैं बाबू दूसरी विशेषता। देखो कह रहा कि वायु परागित पुष्पों का परागकण हल्के एवं छोटे होते हैं, बिल्कुल हल्के एवं कैसे होते हैं बाबू? छोटे होते हैं। ये दूसरी विशेषता हुआ बाबू। वायु परागित पुष्पों का परागकण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और बिल्कुल छोटे होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं तीसरी विशेषता। कह रहा है प्यारे कि वायु परागित पुष्पों में मकरंद नहीं बनता है। मकरंद नहीं बनता है। मकरंद के मतलब जानते हो? मकरंद का मतलब होता है फूलों में बनने वाले रस को, फूलों में जो रस बनता है जिसे मधुमक्खी चूसता है, उस रस को हम लोग क्या कहते हैं? फूलों का रस को हम लोग कहते हैं बाबू मकरंद। तब वायु परागित पुष्पों में ये मकरंद बाबू नहीं बनता है। याद रखना, ये तीसरी विशेषता है, वायु परागित पुष्पों में मकरंद बाबू नहीं बनता है। चलिए हम चौथी विशेषता को समझते हैं। बोल रहा है बाबू कि वायु परागित पुष्पों में अधिक संख्या में परागकण का निर्माण होता है। जो
वायु परागित पुष्प है बाबू, उस पौधा में अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में परागकण का निर्माण होता है, अधिक संख्या में परागकण का निर्माण होता है। तो ये हुआ बाबू चौथी विशेषता, याद रखिएगा। फिर समझते हैं पांचवी विशेषता। कह रहा है बाबू कि वायु परागित पुष्पों को खिलने के लिए दिन रात का कोई महत्व नहीं होता है, दिन एवं रात की कोई महत्व नहीं होता है। कहे के मतलब ये है कि वायु परागित पुष्प जो होता है बाबू, दिन में भी खिल सकते हैं और रात में भी खिल सकते हैं। उसको दिन और रात का कोई महत्व नहीं होता है, इसको कोई दिन और रात का कोई लेना देना नहीं होती है। चलिए अब हम समझते हैं बाबू छठी विशेषता। कह रहा है कि वायु परागित पुष्पों में परिदल अनुपस्थित होते हैं। परिदल क्या होते हैं जी? अनुपस्थित होते हैं। परिदल का मतलब होता है पुष्पों में बाह्य दल पुंज पाया जाता है ना बाबू, दल पुंज पाया जाता है ना बाबू। तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज को ही हम लोग परिदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? परिदल पुंज कहते हैं। तो वायु परागित पुष्पों में बाबू ये परिदल अनुपस्थित होते हैं। आया समझ में? यानी कि वायु परागन किसे कहते हैं? तो जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वायु के द्वारा उड़कर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग बाबू वायु परागन कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं। अब वायु परागित पुष्पों में विशेषता क्या क्या होती है, कौन कौन से क्वालिटी होती है? तो बाबू निम्नलिखित क्वालिटी होती है जो हमने अभी बताया। समझ में आया ना? चलिए अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे बाबू, पर परागन का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जल परागन, हाइड्रोफिली। तब तक इसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बाबू, जैसे कि आप वायु परागन समझ लिए, तो अब हम समझते हैं बाबू पर परागन का दूसरा प्रकार जिसे हम लोग जल परागन कहते हैं, यानी हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या बाबू? जल परागन बोले तो हाइड्रोफिली। अगर आपसे पूछ दे जल परागन किसे कहते हैं, हाइड्रोफिली किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से बता देना। कहना बाबू कि जब किसी पुष्प का परागकण जल के द्वारा बहकर, किसके द्वारा बहकर जी? जल के द्वारा बहकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू जल परागन कहते हैं। यानी जब किसी पुष्प का परागकण ये जल के द्वारा बह करके, किसके द्वारा? जल के द्वारा बहकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम बाबू जल परागन कहते हैं। सेम बाबू जैसे हम वायु परागन का डिफिनेशन पढ़े थे, उसी प्रकार से जल परागन का डिफिनेशन हो गया। फर्क केवल इतना है कि वायु परागन में परागकण जो पहुंच रहा था वर्तिकाग्र पर, वो वायु के द्वारा पहुंच रहा था, लेकिन जल परागन में वो जो वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंच रहा है, ये किसके द्वारा? जल के द्वारा पहुंच रहा है। तो एकदम सेम डिफिनेशन है ना जी। चलिए देखो यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख दिए प्यारे कि जब किसी पुष्प का परागकण या जल के द्वारा बहकर, किसके द्वारा? जल के द्वारा बहकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम जल परागन कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। समझ में आया? यानी जब किसी पुष्प का परागकण जल के द्वारा बहकर किसी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम जल परागन कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। चलिए बाबू, अब जल परागन समझ लिए, तो अब हम समझते हैं जल परागन की विशेषता, यानी कि स्पेशलिटी ऑफ हाइड्रोफिली। यानी कि जल परागित पुष्पों में क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या खास बात होता है जो समझेंगे, यानी क्या क्या विशेषता होती है जिसके बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जल परागन का सबसे पहले विशेषता समझते हैं। देखो जल परागित पुष्पों का जो आकार होता है बाबू, वो छोटा होता है, रंगहीन होता है एवं गंधहीन होता है। एकदम ये वायु परागन वाला विशेषता मिल रहा है, ये पहला मिल रहा है ना जी। यानी कह रहा है कि जल परागित पुष्पों का आकार जो होता है छोटा, रंगहीन एवं गंधहीन होता है। छोटा के मतलब आकार में छोटा होती है, रंगहीन का मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है, और गंधहीन का मतलब उसमें कोई सुगंध वगैरह नहीं होता है। चलिए पहली विशेषता समझ में आया। चलिए अब हम समझते हैं जल परागन की दूसरी विशेषता। तो को कह रहा है प्यारे कि जल परागित पुष्पों में मकरंद स्रावित नहीं होता है, यानी कि मकरंद का निर्माण होबे नहीं करता है। जो पुष्प में जल परागन की क्रिया होती है, जिस पुष्प में जल परागन की क्रिया होती है, उस पुष्पों में मकरंद स्रावित नहीं होता, मकरंद नहीं निकलता है। कहे के मतलब मकरंद नहीं बनता है। चलिए अब हम समझते हैं बाबू तीसरी विशेषता।
कह रहा बाबू कि जाल परागित पुष्पों का परागकण हल्के एवं मोमिया पदार्थ से ढके होते हैं। मोमिया को इंग्लिश में वैक्स बोलते हैं। कह रहा कि जाल परागित पुष्पों का परागकण हल्के होते हैं एवं मोमिया पदार्थों से, कौन से पदार्थों से? मोमिया या इंग्लिश में हम कहते हैं वैक्स पदार्थों से ढका होता है। अब मोमिया पदार्थ समझना, यानी जाल परागित पुष्पों का जो परागकण होता है एक प्रकार के मोमिया पदार्थों से, वैक्स पदार्थों से ढका होता है। ये वैक्स पदार्थ करता क्या है? ये मोमिया पदार्थ करता क्या है? तो परागकण को जालों से सड़ने एवं गलने से बचाता है। परागकण को जलों में सड़ने एवं गलने से क्या करता है? बचाता है। तो ये मोमिया पदार्थों से क्या होते हैं? ढके होते हैं। चलिए अब अगला विशेषता कह रहा है कि जाल परागित पुष्पों में बहुदलपूंज एवं डालपूंज एवं अन्य पुष्पीय भाग अनॉर्ध होते हैं। कैसे होते हैं? अनॉर्ध होते हैं। जाल परागित पुष्पों में बहुदलपूंज, डालपूंज एवं अन्य पुष्पीय भाग कैसे होते हैं? अनॉर्ध होते हैं। कैसे होते हैं जी? अनॉर्ध होते हैं। चलिए ये पांचवा विशेषता क्या कह रहा है कि जाल परागित पुष्पों का परागकण जाल के सतह पर तैरते रहते हैं। बाबू जाल परागित पुष्पों का परागकण जाल के सतह पर कैसे होते रहते हैं? क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं। तो जाल परागन क्या है? जाल परागन की विशेषता समझ लिए। अब बाबू यहां पे समझना है, जो जाल परागन है बाबू वो भी दो प्रकार के होते हैं। जाल परागन में कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम समझाते हैं, पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम इसके प्रकार को समझेंगे। तो चलिए जैसे कि आप जाल परागन समझ लिए और जाल परागन की विशेषता को समझ लिए, तो अब हम समझते हैं बाबू जाल परागन का प्रकार। तो जाल परागन की अगर बात करें तो जाल परागन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। जाल परागन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला आधो जाल परागन, कौन से? आधो जाल परागन, जिसे हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। और दूसरा बाबू आधी जाल परागन, जिसे हम लोग ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। अब आधो जल परागन का मतलब क्या होता है और आधी जल परागन का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखो, जब पुष्पों में परागन की क्रिया, जब पुष्पों में परागन की क्रिया जाल के भीतर हो यानी जाल के अंदर हो तो उसे हम आधो जल परागन कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। जब पुष्पों में परागन की क्रिया जल के अंदर, जल के भीतर हो तो उसे हम आधो जल परागन, हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। देखो हम लिख दिए बाबू, जब पुष्पों में परागन की क्रिया जल के भीतर, जल के अंदर हो तो उसे हम आधो जल परागन कहते हैं। अब आधो जल परागन की क्रिया किसमें होता है, यानी जल के अंदर परागन किसमें होता है? तो पहला होता है बाबू ज़ोअस्टेरा में और सिराइटोफिलम्स में। किसमें? सिराइटोफिलम्स में। चलिए हम समझते हैं आधी जल परागन किसे कहते हैं। तो जब पुष्पों में परागन की क्रिया, जब पुष्पों में परागन की क्रिया जल के सतह पर होता है, भीतर नहीं, कहाँ जी? ये जल के सतह पर होता है तो उसे हम आधी जल परागन कहते हैं। जब पुष्पों में परागन की क्रिया जल के सतह पर होता है तो उसे हम आधी जल परागन कहते हैं। अब आधी जल परागन की क्रिया किसमें होता है? कहे के मतलब जल के सतह पर परागन की क्रिया किसमें होता है? तो एक होता है बाबू बैलिस नेरिया और अस्पायरोसिस, अस्पायरोसिस। तो ये दो पौधा में परागन की क्रिया जल के सतह पर होता है। तो आधो जल परागन, आधी जल परागन, समझ में आ गया? यानी जब परागन की क्रिया जल के अंदर होता है, जल के भीतर होता है तो उसे हम आधो जल परागन कहते हैं। और जब पुष्पों में परागन की क्रिया जल के सतह पर होता है तो उसे हम आधी जल परागन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए बाबू, तो चलिए जैसे कि हम जल परागन समझ लिए, जल परागन की विशेषता समझ लिए एवं जल परागन के प्रकार समझ लिए, तो अब हम पर परागन का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे बाबू, जिसे हम लोग कहते हैं कीट परागन, एंटोमोफिली। क्या कहते हैं बाबू? कीट परागन। तब तक आप इसको नोट करिए। अब अगला पढ़ते हैं बाबू कीट परागन, एंटोमोफिली।